हेलो, वेलकम और वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पे हमारा ये थर्ड पार्ट है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी अपने टॉपिक का, जो हम लोग सीईटी पीजी 2026 का साइकोलॉजी वाला सिलेबस का इन डेप्थ रिवीजन कर रहे हैं। यहाँ पे जितने भी लोग नए हैं उनके लिए जो मैंने कॉन्टेक्स्ट दे दिया, और ये हमारा थर्ड पार्ट है जिसमें हम लोग इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी को जो है आगे बढ़ाने वाले हैं। इस टॉपिक को लेके आगे चलने वाले हैं। इन डेप्थ रिवीजन हम लोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद जो है एक तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर होगा। इसमें, जिसमें हम लोग जो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का इन डेप्थ रिवीजन कंप्लीट कर लेंगे। और फिर जो है हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करेंगे। 300 to 350 एमसीक्यूज जो है डिटेल प्रैक्टिस करेंगे, रिग्रेस प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक की। और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, साइकोलॉजिकल रिसर्च के गोल्स, मेथड्स, इथिक्स की बात करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले रिसर्च जो है, शब्द जो है वो एक रिसर्च फ्रेंच शब्द से आया है, जिसका मतलब है टू ट्रेवल थ्रू और सर्वे। रिसर्च ऐसा कुछ मेयरली ऑब्जर्वेशन नहीं है कि ऐसा साइकोलॉजिकल रिसर्च में ऐसा नहीं है कि हाँ भाई ऑब्जर्वेशन कर दिए और बता दिए कि हाँ भाई ऐसा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक सिस्टमेटिक, ऑब्जेक्टिव, क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन है, जो बहुत डिटेल्ड होता है, बहुत ज़्यादा जो है सिस्टमेटिक होता है, और ऑब्जेक्टिविटी होती है, क्योंकि साइकोलॉजी एज ए साइंस भी हम लोग ट्रीट करते हैं, तो ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। कोई मापने वाली चीज़ होनी चाहिए जो सबके लिए जो है वो सेम आए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हो वहाँ पे, नहीं। तो उसकी बात जो है यहाँ पे हम लोग करेंगे। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे, अगर डिफिनीसन देना चाहें हम लोग, एक सिंपल डिफिनीसन देना चाहें कि साइकोलॉजिकल रिसर्च क्या है, तो इट इज़ ए सिस्टमेटिक वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस टू ऐड न्यू इंफॉर्मेशन टू व्हाट वी ऑलरेडी नो। ये एक ऐसा तरीका होगा जिसमें हम लोग जो चीज़ पहले से जानते हैं उसको और ज़्यादा अच्छी तरीके से जानने के लिए, और ज़्यादा नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए हम लोग नए सिस्टमेटिक क्वेश्चंस पूछें, और उसको जो है उसकी खोज करके उसके उसके जवाब तलाशने की कोशिश करें। ठीक है। एक जो है दो नज़रिया है यहाँ पे, दो नज़रिया है यहाँ पे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स को लेके, कि साइकोलॉजी जो है वो सिर्फ एक साइंटिफिक पैराडिज्म से नहीं देखा जाता है। कि ऑफ कोर्स साइंटिफिक पैराडिज्म से देखा जाएगा तो साइकोलॉजी को फोकस करना होगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी पे। ऑफ कोर्स वो फोकस है यहाँ पे, प्रेडिक्शन है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं हम लोग। और साइंटिफिक पैराडिज्म में हम लोग ऐसा मान के चलते हैं ना कि बिहेवियर प्रिडिक्टेबल होगा। कॉज एंड इफेक्ट, अगर हम लोग यहाँ पे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल चीज़ कर रहे हैं तो बिहेवियर को प्रिडिक्टेबल मानते हैं कि हाँ भाई ये जो है कॉज होगा तो उसका इफेक्ट ये देखने को मिलेगा, ये स्टिमुली होगी तो रिस्पॉन्स ये देखने को मिलेगा। ऐसा मान के चलते हम लोग कि बिहेवियर जो है इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस से डिटरमाइन होता है, और काफ़ी मेजरेबल होता है। ठीक है, साइंटिफिक पैराडिज्म ये कहती है। जबकि असली में साइंटिफिक पैराडिज्म से विपरीत एक दूसरा इंटरपेरेटिव पैराडिज्म भी है, जो ये कहता है कि बिहेवियर जो साइकोलॉजी है वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को भी समझने की कोशिश है यहाँ पे। कि ह्यूमन बिहेवियर क्योंकि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, वेरिएबल है, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ हम लोग साइंटिफिक दृष्टि से उसको देखें तो वो समझ आ जाए। मेथडोलॉजी यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं क्वालिटेटिव, और साइंटिफिक पैराडिज्म में मेथडोलॉजी यूज करते हैं क्वांटिटेटिव। ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल से बताने की कोशिश करता हूँ आपको। आप इमेजिन करिए कि साइंटिफिक पैराडिज्म के नज़रिए से हम लोग अगर साइकोलॉजी को देखें, तो हम लोग किसी भी चीज़ को, लेट्स सपोज कि एक साइंटिफिक व्यू में हम क्या क्या देखेंगे कि 5 आवर्स एक डाटा के रूप में देखेंगे, कि एक क्वांटिटिव मेजरमेंट के रूप में देखेंगे। इट एज्यूम्स दैट, मान लीजिए कि 2 घंटे की स्क्रोलिंग से हर किसी को जो है स्लीप रिड्यूसनेस का प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है, कि उनका स्लीपिंग ड्यूरेशन जो है वो कम हो जाता है 2 घंटे की स्क्रोलिंग से। ठीक है। तो यहाँ पे 2 घंटे की स्क्रोलिंग वाला शब्द इसीलिए यूज किया गया है क्योंकि एक साइंटिफिक नज़रिया फॉलो कर रहे हैं हम लोग, क्वांटिटेटिव मेथडोलॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक है। उसके साथ जो है इंटरप्रेटिव पैराडिज्म ये कहता है कि यहाँ पे सिर्फ 2 घंटे बोल देना कि 2 घंटे यूज करने से, 2 घंटे स्क्रोलिंग करने से, सोशल मीडिया यूज करने से स्लीप कम ही होगा, ये एक गलत दृष्टिकोण हो सकता है इसको देखने का। उसमें हम लोग को ये भी देखना होगा कि कितने लोग ऐसे होंगे जिनका सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस अलग होगा उस 2 घंटे को लेके। सिनेरियो ये हो सकता है कि 2 घंटे कोई व्यक्ति अपने दूसरे रिश्तेदार से बात कर रहा हो और वो काफ़ी कनेक्टेड फील करे,
तो उसका स्लीप ड्यूरेशन कम होगा, ऐसी कुछ नई चीज़ें देखने को मिलेंगी हमें। और सिनेरियो बी ये हो सकता है कि ऑफ कोर्स 2 घंटे कोई डूम स्क्रॉलिंग करे और फिर दूसरे से कंपेयर करने लग जाए, तो उससे ऑफ कोर्स स्लीपिंग पैटर्न पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि वो एंग्ज़ियस फ़ील करेगा। तो ये 2 नज़रिए हो गए, 2 पैराडाइज़्म हो गए साइकोलॉजी की, जो हम लोगों ने देखा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपने साइकोलॉजिकल गोल्स पे चलते हैं, ठीक है? साइकोलॉजिकल के गोल्स की सबसे पहली चीज़ यहाँ पे है कि एनसीईआरटी के अनुसार बोला गया है कि साइकोलॉजिकल गोल्स को हम लोग 5 तरीके से जो है रिकॉल कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये 5 मेमोरी सॉरी ये 5 व ट्रिक्स हैं, जिनसे हम लोग याद रख सकते हैं, 5 लेटर्स के ट्रिक्स से। पहला है DEPCA, डिप्का, डिप्का, जिससे हम लोग साइकोलॉजिकल गोल्स को याद रख सकते हैं। पहली चीज़ इसमें होगी डिस्क्रिप्शन, क्या हो रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग, इसकी बात। फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप जो है कोटा में बच्चों को देख रहे हैं कि 5 घंटे जो है वो बच्चे जो सोते हैं, उनको इरिटेबिलिटी फेस करने को देखने को मिल रहा है। वो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड रहते हैं, जो बच्चे सिर्फ 5 घंटे सोते हैं, ठीक है? तो ये पहला डिस्क्रिप्शन हुआ। एक्सप्लेनेशन, अब इसमें क्या, व्हाई इट इज़ हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों वो इरिटेबिलिटी फेस कर रहे हैं, क्यों वो 5 घंटे सो रहे हैं, थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा इसमें। अब इसमें क्या होगा कि आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वो 5 घंटे सो रहे हैं, ठीक है? उसके बाद हम जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि वो पैरेंटल प्रेशर की वजह से सो रहे हों, या फियर ऑफ फेलियर की वजह से कि नहीं भाई फेल हो जाएँगे, या फिर पैरेंटल प्रेशर हो जिसकी वजह से उनका जो है स्लीप लॉस हो रहा हो, ठीक है? उसके बाद जो है प्रेडिक्शन आता है कि व्हेन विल इट हैपन, ऐसा होता कब है? अब हम क्या क्या यहाँ पे प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बिहेवियर कब देखने को मिलता है। ये बिहेवियर तब देखने को मिलता है फॉर एग्जांपल कि जब एग्ज़ाम डेट्स जो है अनाउंस कर दिए गए हों, तब एंग्ज़ायटी लेवल्स इसका स्पाइक कर जाता है और एंग्ज़ायटी लेवल बढ़ जाता है, तब देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कंट्रोल, ये चौथा गोल है साइकोलॉजिकल रिसर्च का, इंक्वायरी का, जिसमें हम लोग देखेंगे कि कैन वी चेंज इट, इफ़ येस देन हाउ कैन वी चेंज इट। हम लोग इस बिहेवियर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। तो इसमें हम लोग कॉजेज़ को, जो उसको जो कॉज़ है उसको कम ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि अगर हम जान जाएँ कि ऑफ़ कोर्स ये एंग्ज़ायटी बढ़ेगी, जिससे स्लीप पैटर्न हम लोग का डिस्टर्ब होगा, तो उससे हम लोग मान लीजिए योगा या फिर मेडिटेशन जैसे टेक्निक से जो है रिड्यूस करने की कोशिश करें। और फिर आता है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन इसमें क्या होगा कि हाउ डज़ दिस हेल्प, अब इसको जो है कैसे साइकोलॉजिकल रिसर्च जो है आगे बढ़ती है 5वें स्टेप पे अपने, कि इसमें ये देखा जाता है कि ये चीज़ें जो हमारी नॉलेज है इस सारी चीज़ को लेके, वो कैसे इसको और ज़्यादा ये बेहतर बना सकती है हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला जो प्रोटोकॉल अगर हम समझ पाएँ, तो फिर जो है कैसे हम लोग स्कूल बेसिस पे, स्कूल के और सब बच्चों के लिए वो चीज़ें हम लोग डेवलप कर पाएँ और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएँ, इस स्ट्रेस मैनेजमेंट की या लैक ऑफ स्लीप की ड्यूरिंग एग्जामिनेशन साइकिल, ठीक है। तो ये जो है 5 गोल्स हो गए हमारे, डिस्क्रिप्शन, एक्सप्लेनेशन, प्रेडिक्शन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन। गोइंग अहेड, अब यहाँ पे हम लोग को 2 अप्रोच देखने को मिलता है किसी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च को लेके। पहला अप्रोच है टॉप डाउन अप्रोच। टॉप डाउन अप्रोच एक डिटेक्टिव मेथड है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारे हमने हमने जो है एक थ्योरी बनाई, फिर उसके बाद अपनी हाइपोथेसिस फिक्स की और ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर दिया। धीरे-धीरे वो ऑब्जर्वेशन कन्फर्मेशन पे पहुँचता है और फिर जाके एक डिटेक्टिव की तरह हम लोग आगे बढ़ते हुए पहुँचते हैं अपने डिसीजन पे। अब इसका जो है एक सिंपल एनालॉजी ये हो सकता है कि आप मान लीजिए कि एक डिटेक्टिव है जो एक सबूतों को देखते हुए आगे बढ़ रहा है और फिर जो है नतीजे पे पहुँच रहा है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल नतीजा हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू एग्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आता है बॉटम अप अप्रोच, जिसको हम लोग बोलते हैं
इंडक्टिव मेथड, ये था अपना डिडक्टिव मेथड, और ये है अपना इंडक्टिव मेथड। अब इंडक्टिव मेथड पे क्या होता है, सबसे पहले ही यहाँ पे कोई थ्योरी से शुरुआत नहीं होती है, यहाँ पे शुरुआत होती है ऑब्जर्वेशन से। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से शुरुआत होगी। ऑब्जर्वेशन पहले होगा, फॉर एग्जांपल न्यूटन ने जब एप्पल को देखते हैं, एप्पल को गिरते हुए देखा था, वो ऑब्जर्वेशन से शुरुआत की थी उन्होंने, और फिर पैटर्न देखने की कोशिश की, अपना हाइपोथेसिस बनाया, और फिर जो है इवेंचुअली एक थ्योरी बना दी उन्होंने। तो यहाँ पे दो अलग अलग जो है वेज होते हैं, दो अलग अलग तरीके होते हैं एक साइकोलॉजिकल रिसर्च को देखने के, करने के। पहला वेज होता है जिसमें हम लोग थ्योरी को टेस्ट कर पाते हैं, वो है टॉप डाउन अप्रोच, जिसको डिडक्टिव अप्रोच बोलते हैं। उसमें हम लोग किसी भी थ्योरी को टेस्ट कर पाते हैं, ठीक है। कैसे, थ्योरी लिस्ट से आगे बढ़ेंगे, हाइपोथेसिस फॉर्म करेंगे अपना, और फिर जो है ऑब्जर्वेशन कन्फर्मेशन से डिसीजन पे पहुंचेंगे एक डिटेक्टिव की तरह, कॉज एंड इफेक्ट समझने की कोशिश करेंगे, और ये काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होगा। उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे दूसरे अपने थ्योरी पे, दूसरे तरीके पे, जो है हमारा बॉटम अप अप्रोच, जिसको हम लोग इंडक्टिव मेथड भी बोलते हैं। इसमें हम लोग एक्सप्लोर करते हुए एक्सप्लोरेटरी पैटर्न में आगे बढ़ेंगे, डिस्कवरी पैटर्न में आगे बढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पहले ऑब्जर्वेशन किए और इवेंचुअली जो है थ्योरी डिस्क्राइब होती है एक पैटर्न में आगे बढ़ते हुए, हाइपोथेसिस फॉर्म होते हुए। तो पहले अप्रोच का जो है पहला यूज़ देखने को मिलता है कि हम जो है किसी भी एग्जिस्टिंग थ्योरी को टेस्ट कर पाएँ। और दूसरे इंडक्टिव मेथड का जो है मेन यूज़ देखने को मिलता है कि हम लोग किसी भी थ्योरी को फॉर्म कर पाएँ फ्रॉम स्क्रैच, पहले ऑब्जर्वेशन से शुरू करें, ठीक है। डिडक्टिव मेथड इज़ यूज्ड टू टेस्ट एन ओल्ड आइडिया, इंडक्टिव मेथड इज़ यूज्ड टू एक्सप्लोर अ न्यू वन। गोइंग अहेड, अब हम लोग चलते हैं प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी पे। प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी, यहाँ पे 4 स्टेप्स देखने को मिलते हैं इंक्वायरी की किसी भी प्रोसेस में। पहला जो है वो रिसर्च का जो है पहला स्टेप ये होगा कि आप कंसेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम, आप एक प्रॉब्लम को जो है वो फिक्स करें, एक टॉपिक को सेलेक्ट करें, उसके प्रीवियस रिसर्चेस के बारे में पता करें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और जो है किन 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 लोगों ने इस पे रिसर्च की है। उस सारे रिसर्च को ध्यान में रखते हुए एक हाइपोथेसिस फॉर्म करें। तो ये सारी चीज़ देखिए, यहाँ पे शुरुआत होती है एक बड़े से मुद्दे से। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें स्टडी करनी है सोशल मीडिया। अगर सोशल मीडिया स्टडी करनी है तो हम जो है फिर पहले एक टॉपिक स्टडी कर लिए, एक टॉपिक सेलेक्ट कर लिया हमने, मान लीजिए कि सोशल मीडिया यूज। फिर जो है प्रीवियस रिसर्चेज हम लोगों ने देखा, और उसके बाद जो है प्रीवियस रिसर्चेज को देखते हुए अपनी हाइपोथेसिस फॉर्म करी, और फिर जो है वो व्यू पॉइंट और ज़्यादा संकरा करते हुए हम लोग आगे बढ़े, और हाइपोथेसिस पढ़ने पढ़ने के बाद, हाइपोथेसिस फॉर्म करने के बाद अपना डाटा इकट्ठा करना शुरू किया। अब इसमें काफ़ी फोकस्ड होना पड़ेगा हमें, हम जो है ऐसे जो है रैंडम नहीं हो सकते हैं। अब डाटा कलेक्टिंग, डाटा सेकेंड स्टेप होगा, जिसमें हम लोग ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे कि किसको स्टडी करनी है, किससे पूछना है, कौन से पार्टिसिपेंट्स को इसमें रखना है, कौन कौन से मेथड्स यूज़ करने हैं, वो ऑब्जर्वेशन मेथड होगा कि सर्वे मेथड होगा। और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग कंक्लूजन्स ड्रॉ करने पे। अब कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए हम लोग पहले डाटा को एनालाइज करते हैं स्टैटिस्टिक्स के जरिए, उसके बाद उसकी उसमें मीन मीडियन मोड यूज होता है, कोरिलेशन मेथड यूज होता है, पाई चार्ट्स, डायग्राम्स, वो सारी चीज़ें यूज होती हैं। और फिर जो है हम लोग ये देखते हैं कि क्या इस जो है कंक्लूजन ने क्या इस कंक्लूजन ने हमारे डाटा को, हमारे हाइपोथेसिस को सपोर्ट किया कि नहीं किया, क्या ये बात सही निकली कि नहीं निकली। उसके बाद अगर हाइपोथेसिस कंफर्म हो जाती है, चौथे स्टेप में रिवाइजिंग द रिसर्च का कैलकुलेशन, अगर हम लोग हाइपोथेसिस कंफर्म कर लेते हैं, इसका मतलब है कि हमारी थ्योरी जो है वो उसको मदद मिली। लेकिन अगर हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है, इसका मतलब है कि हमें फिर से जो है एक जो है नया अपनी थ्योरी, अपनी नई हाइपोथेसिस फॉर्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा इस रिसर्च को, और शुरू से शुरू करना होगा, ठीक है। तो ऐसे स्टेप आगे बढ़ता है। पहले एक ब्रॉड एरिया हम लोग कवर करते हैं, जिसमें हम लोग एक टॉपिक डिसाइड करते हैं, पास्ट रिसर्च देखते हैं, हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, और फिर बहुत ज़्यादा जो है एक सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं, जिसमें हम लोग पार्टिसिपेंट्स को पकड़ते हैं, पार्टिसिपेंट्स को किनको स्टडी करनी है, किन से पूछना है, उस पर जो है ध्यान देते हैं, कौन से मेथड्स यूज़ करना है। और फिर जो है कंक्लूजन्स पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंक्लूजन्स में देखते हैं कि हमारे कल कंक्लूजन जो आया उसने हमारी हाइपोथेसिस को, हमारी थ्योरी को जो है वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया कि नहीं किया, उसमें हमें सफलता कितनी मिली। और ये साइकोलॉजी में जो है अगर हाइपोथेसिस सही होती है तो भी बहुत बढ़िया है,
क्योंकि आपको पता चल गया कि आपकी थ्योरी स्ट्रेंथन हो गई है और हाइपोथेसिस रिजेक्ट भी होती है आपकी, आपके कंक्लूजन्स मैच नहीं करते हैं आपकी हाइपोथेसिस, तो भी सही है, क्योंकि अब आप एक दूसरे फैक्टर को लेके आगे बढ़ेंगे और फिर जो है रिसर्च के साथ फिर से अपना रिसर्च फिर से शुरू करेंगे। तो ये प्रोसेस होता है अपने एक साइकोलॉजिकल इंक्वायरी का। इसमें साइकोलॉजिकल डाटा जो भी हम लोग लेते हैं उसमें हम लोग डेमोग्राफिक डाटा ले सकते हैं, जिसमें हम लोग एज, जेंडर, एजुकेशन, बर्थ ऑर्डर, कास्ट, रिलीजन देख रहे होते हैं। फिजिकल डाटा भी लेते हैं, हाउसिंग साइज, नॉइज लेवल्स, ट्रांसपोर्टेशन डेंसिटी। फिजियोलॉजिकल डाटा होता है हाइट, वेट, हार्ट रेट जैसी चीज़ें। और साइकोलॉजिकल डाटा होता है अपने पर्सनालिटी, इमोशंस, हेलुसिनेशन, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस या इंटेलिजेंस वाला। अब यहाँ पे हम लोग को किसी भी साइकोलॉजिकल में जो है रिसर्च को करने के दो अलग अलग, तीन अलग अलग मेथड्स हम लोग को देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे पहला मेथड है अपना ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या देखने को मिलता है कि ऑब्जर्वेशनल मेथड में क्या देखने को मिलता है, एक मिनट, यहाँ पे हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब हम लोगों ने मेथड्स पे हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। मेथड से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा सैम्पलिंग के बारे में, कि हमें किस पे स्टडी करनी है, ये वाली चीज़ हम कैसे डिसाइड करते हैं। तो इसमें दो तीन चीज़ें हो सकती हैं। पहला हो सकता है कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रयोग करें, जिसमें हम लोग किसी भी, हो सकता है कि हम लोग किसी भी रैंडम लोग को जो है वो एक लॉटरी सिस्टम के ज़रिए चूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप जो है अलग अलग रोल नंबर्स का जो है एक लिस्ट बना देते हैं और उसके बाद 10 बच्चों को बोलते हैं कि जो है जाके उसमें से निकालिए। वो एक रैंडम लिस्ट होगी। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी कर सकते हैं, किसी भी nth पर्सन को चुन सकते हैं, या फिर जो है स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग कर सकते हैं, जिसमें ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे अपने सारे पार्टिसिपेंट्स को, और फिर उसमें से रैंडमली चूज़ करेंगे। या फिर हम क्लस्टर सैम्पलिंग भी कर सकते हैं कि इंटायर ग्रुप्स को, वो एक इंटायर ग्रुप्स को जो है वो निकालें हम अपने जो है साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिए, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी हो सकती है कि हम अपने कन्वीनियंस पे चूज कर सकते हैं कि भाई जो भी अवेलेबल है उससे स्टडी करना शुरू करते हैं। अपने रूममेट से ही शुरू कर दिया, फैमिली मेम्बर से ही शुरू कर दिया। या फिर कोटा सैम्पलिंग भी हो सकती है, जिसमें हम लोग जो है स्पेसिफिक कैटेगरीज को पढ़ना शुरू करते हैं कि आई नीड 10 मैन 10 वुमेन, कि ऐसा नहीं हो कि रैंडमली किसी को भी पकड़ के कर रहे हों। या फिर स्नोबॉल टेक्निक हो सकती है, जिसमें एक पार्टिसिपेंट किसी दूसरे को रेफर कर रहा होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने मेथड्स ऑफ इंक्वायरी से। इसमें दो अलग अलग मेथड हम लोग को पढ़ने को मिलेगा। पहला मेथड है ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, जो इन्वॉल्व होता है अपना, जिसमें इन्वॉल्व होता है सिलेक्शन, रिकॉर्डिंग और एनालिसिस। एक्चुअली में क्या है कि इसमें दो अलग अलग वेज होते हैं कि ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं है कि आप उसमें ऑब्जर्वेशन में सिर्फ आप देख रहे हो, नहीं। देखना तो ऑफकोर्स इट्स अ पैसिव थिंग। ऑब्जर्विंग इज अ एक्टिव, सेलेक्टिव एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेचुरलास्टिक और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन समझना है हमें। नेचुरलास्टिक ऑब्जर्वेशन में ये होता है कि हम लोग रियल लाइफ सेटिंग्स में जो है ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं, और कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन में लैब सेटिंग्स में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। रियलिस्टिक नेचुरलिस्टिक में ये होता है कि हाई रियलिज्म देखने को मिलता है आपको, लेकिन कंट्रोल काफ़ी कम होता है, और हाई कंट्रोल देखने को मिलता है आपके लैब सेटिंग्स में, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि आप जो है पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। पार्टिसिपेंट यानी आप खुद जो है उस ग्रुप को ज्वाइन कर लें और फिर जो है आप अपना ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करें, ऑब्जर्वेशन करें। जबकि नॉन पार्टिसिपेंट में आप जो है एक डिस्टेंस से, एक दूरी से देखते हैं, और आप जो है नेचुरल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशनल मेथड के बाद आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड, जहाँ पे हम लोग कॉज एंड इफेक्ट की स्टडी करते हैं, और ये प्रूव करता है कि कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप यहाँ पे है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है दो अलग अलग टर्म्स हैं जिनको हमको समझना ज़रूरी है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो कॉज होता है, और डिपेंडेंट वेरिएबल इफेक्ट होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है रिसर्चर के द्वारा मैनिपुलेट किया जा सकता है। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो बिहेवियर होता है जिसको मेजर किया जा रहा होता है रिसर्चर के द्वारा, ठीक है। इसमें दो ग्रुप्स देखने को मिलते हैं। पहला एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो कि जिनको मैनिपुलेट किया जा रहा हो, जिनको एक्सपोज किया जा रहा हो मैनिपुलेशन के लिए। और कंट्रोल ग्रुप जो कि एक बेस लाइन है जिनसे कंपेयर किया जा रहा हो, इनमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होता है, ठीक है।
तो ये चीज़ देखने को मिलती है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में। अच्छा, इसमें एक और बात यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद एक्स्ट्रानियस वेरिएबल्स भी होते हैं, जो कि अनोइंग फैक्टर्स होते हैं दैट कैन मेस अप रिजल्ट्स, जो कि हम लोग के कंट्रोल में नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि इफ़ यू वांट टू टेस्ट, कि अगर आप टेस्ट करना चाहें कि लिसनिंग अरिजीत सिंह के गाने सुनने से जो है आपका मूड बेटर होता है कि नहीं होता है, ठीक है, तो उसमें पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये होगा कि वो आपका म्यूज़िक, जो सैड सॉन्ग्स हैं या हैप्पी सॉन्ग्स हैं वो वाले। उसके बाद जो है डिपेंडेंट वेरिएबल आपका ये होगा कि आपका मूड का स्कोर। एक्सट्रेनियस बिहेवियर ये हो सकता है कि व्हेन द एसी स्टॉप्स वर्किंग एज इफ इट्स गेट हॉट। आप सोचिए कि जो है एसी बंद हो गया और फिर जो है रूम का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, तो पीपल ऑटोमेटिकली एंग्री होंगे, और रिगार्डलेस ऑफ म्यूजिक, कि भाई कौन सा म्यूजिक बज रहा है, कौन सा नहीं बज रहा है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल ग्रुप्स आपने समझ ही लिया। अब यहाँ पे फील्ड और क्वासी एक्सपेरिमेंट की भी बात होती है। फील्ड एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक्सपेरिमेंट रियल लाइफ में कर रहे होते हैं, जिसमें हम लोग लेस जो है कंट्रोल होता है, हाई रियलिटी होती है। लेकिन क्वासी एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि क्वासी एक्सपेरिमेंट में यू कांट मैनिपुलेट यू कांट मैनिपुलेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो उस वो जैसा है वैसा ही आपको स्टडी करने को और लेना पड़ता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि आप जो है सुनामी सर्वाइवर्स के से बात कर रहे हैं, अर्थक्वेक सर्वाइवर्स से बात कर रहे हैं, या फिर ऐसे बच्चों से बात कर रहे हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, उनसे बात कर रहे हैं, तो वैसे लोगों को आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। उनमें फिर जो है आपको वैसे ही स्टडी करनी होती है। उसको क्वासी एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यू कैन नॉट क्रिएट अ सुनामी, यू स्टडी दोज हु ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड इट। ठीक है, गोइंग अहेड वी हैव केस स्टडी, जहाँ पे केस स्टडी में एक जो है बात आती है कि लेटेन और डार्ली का एक्सपेरिमेंट था 1970s में, जिसमें उन्होंने देखा कि कुछ लोगों को जब उन्होंने अकेले एक रूम में बैठा के और एक फॉर्म भरने को दिया और फिर उसमें धुआं किया, तो 75% लोगों ने फिर जो है रिपोर्ट किया कि यहाँ से धुआं आ रहा है। जबकि जब उन लोगों के साथ उन्होंने अपने आदमी 3 आदमी बैठा दिया और वो चुपचाप बैठे थे, तो उन लोगों ने 38% में 38% लोगों ने ही रिपोर्ट किया। और जब और ज़्यादा लोगों को बैठाया जो चुपचाप बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनमें से सिर्फ 10% लोगों ने, 10% अलग अलग लोगों ने, स्टूडेंट्स ने ही रिपोर्ट किया। दैट मीन्स कि द प्रेजेंस ऑफ अदर्स कैन सिग्निफिकेंटली इनहिबिट्स द रिस्पॉन्स टू इमरजेंसीज। इसको हम लोग बाइसेंडर इफेक्ट बोलते हैं, बाइस्टैंडर इफेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है बात आती है आगे चलते हुए हम लोग का फील्ड और क्वासी एक्सपेरिमेंट की, जो मैंने आपको बताया कि जो फील्ड एक्सपेरिमेंट है उसमें हम लोग नेचुरल सेटिंग्स में देखते हैं, स्कूल फैक्ट्रीज की स्टडी करते हैं, हाई जनरेबिलिटी होता है और इसमें लो कंट्रोल होता है, एक्सटेनियस वेरिएबल इस पे काफ़ी कम कंट्रोल देखने को मिलता है। क्वासी एक्सपेरिमेंट में जैसे मैंने बताया कि वेरिएबल्स जो है मैनिपुलेट नहीं किए जा सकते हैं, इथिकली और प्रैक्टिकली वैसे करना पॉसिबल नहीं होता है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम लोग को सेलेक्ट करना पड़ता है, क्रिएट नहीं कर सकते हम लोग। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपका जो पेरेंट्स, जो बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को लूज़ किए हैं वो, और कंट्रोल ग्रुप वो हो सकता है कि जो बच्चे अपने पेरेंट्स को लूज़ नहीं किए हैं। ठीक है, सर्वेज एंड कोरिलेशनल रिसर्च। अब यहाँ पे सर्वेज की बात होती है। सर्वे में बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल को एक साथ ले आके हम लोग उनके ओपिनियंस और एटीट्यूड्स को स्टडी कर सकते हैं। मेथड्स इसमें जो है स्ट्रक्चर या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर्स यूज कर सकते हैं हम लोग इंटरव्यूज़ में। अब स्ट्रक्चर्ड में ये होगा कि क्वेश्चंस पहले से डिसाइड होंगे और थोड़ा सा इधर उधर जाने की संभावना कम होगी। अनस्ट्रक्चर्ड में जो है हम लोग को ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल आउटलुक साप्ताहिक सर्वे जो है वो इन्होंने ये सर्वे किया और उसमें पाया कि 52% इंडियन जो है पीस ऑफ माइंड को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं हैप्पीनेस के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कोरिलेशनल रिसर्च की। अब यहाँ पे कोरिलेशन ये होता है कि दो अलग अलग वेरिएबल्स में रिलेशनशिप स्टडी करने की कोशिश करते हैं हमें कि इसका प्रभाव इस पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, वैसी स्टडी हम लोग करते हैं। पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा? जब वेरिएबल्स जो है एक साथ मूव करेंगे। फॉर एग्जांपल आपका स्टडी टाइम बढ़ेगा तो आपका ग्रेड्स भी बढ़ेंगे, तो हम लोग बोलेंगे कि स्टडी टाइम्स और ग्रेड्स जो है वो एक पॉजिटिव कोरिलेशनल से एक साथ जुड़े हुए हैं। जबकि निगेटिव कोरिलेशन तब होगा जब आपका टीवी टाइम बढ़ेगा और ग्रेड कम होगा। तो यहाँ पे एक वेरिएबल जो है दूसरे वेरिएबल के अपोजिट जा रहा है, तो निगेटिव कोरिलेशन देखने को मिलेगा। और अगर कोई रिश्ता ही नहीं है इन दोनों के बीच में, तो फिर जीरो कोरिलेशन होगा। ठीक है,
गोइंग अहेड वी हैव इथिकल कंपास, आवर इथिकल कंपास सर्वे रिसर्च की बात हो गई यहाँ पे। ठीक है, अब सर्वे रिसर्च में ये भी चीज़ होती है कि ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ओपन एंडेड क्वेश्चंस वो हो गए जहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा जो अपनी बातें कहने हैं उनकी आज़ादी मिले। वो क्लोज एंडेड ये हो गए जिसमें आप सिर्फ जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करें, यस और नो में ही चूज कर पाएँ। ठीक है, फिर बात आती है अपने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की। साइकोलॉजिकल टेस्टिंग में क्या-क्या चीज़ें होती हैं? अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हम लोग को ध्यान में रखनी होगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे होती है एथिक्स की, वो है बेनिफिसेंस। यहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए, मिनिमाइज़ हार्म जो है कम से कम होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है एथिक्स की शुरुआत तब से हुई थी जब हम लोग को पता चला कि 2 अलग-अलग एक्सपेरिमेंट से कि काफ़ी खतरनाक हो सकता है दूसरे इंडिविजुअल्स के लिए ये साइकोलॉजिकल रिसर्च और स्टडी। जिसमें लिटिल एल्बर्ट एक्सपेरिमेंट था और उसके बाद स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, तो इसमें हम लोग को ये देखने को मिला था कि जो है बच्चा परेशान हो जाता है, वह बच्चा रोने लगता है, बच्चे में फ़ियर डेवलप हो जाता है और स्टैनफोर्ड प्रिजन में अलग-अलग लोगों को साइकोलॉजिकल स्ट्रेस देखने को मिलता है स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में। ठीक है? तो यहाँ पे बेलमोंट प्रिंसिपल्स ये बात बोलता है, बेलमोंट प्रिंसिपल ये बात बोलता है कि 3 चीज़ें हम लोग को फ़ॉलो करनी होगी। पहली चीज़ है बेनिफिसेंस, जिसमें बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो, मिनिमाइज़ हार्म कम से कम हो। उसके बाद है अपना रिस्पेक्ट फॉर द पर्सन, यानी आपकी उनकी ऑटोनॉमी और प्रोटेक्शन को ध्यान में रखा जाए। और फिर जस्टिस है, यानी उनकी जो है फेयरनेस इन शेयरिंग और बर्डन्स बेनिफिट्स पहले ही बता दिए जाएँ रिसर्च के उनको। ठीक है? तो ये 3 जो है बेलमोंट प्रिंसिपल्स थे। फिर एथिक्स की बात होती है, एथिक्स में अलग-अलग चीज़ों की बात की जाती है यहाँ पे कि एथिक्स में सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे ये होगी कि आप जो है वो इन्फॉर्म्ड कॉन्टेक्स्ट लें। इन्फॉर्म्ड कॉन्टेंस्ट कंसेंट की बात करती है यहाँ पे। इन्फॉर्म्ड कॉन्टेंस्ट का मतलब होता है, कंसेंट का मतलब होता है कि आप जो है रिस्क, बेनिफिट्स, ड्यूरेशन और जो भी चीज़ें आप बताना चाहें, जो भी चीज़ें आप बता रहे हैं, जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उनको फ्रीडम दें कि वो कभी भी विथड्रॉ कर पाएँ या फिर जो है वो सारे रिस्क और बेनिफिट ड्यूरेशन उनको बताएँ। प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के ध्यान रखें कि आपको जो है आपकी आइडेंटिटी, वो पार्टिसिपेंट्स की आइडेंटिटी को एनोनिमस करिए या फिर कोई कोडिंग सिस्टम इस्तेमाल करिए जिससे वो जो है उनकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए। डिसेप्शन और डीब्रीफिंग भी होता है, अगर ट्रूथ को आपको छुपाना पड़े, सच को छुपाना पड़े, डिसेप्शन करना पड़े तो आप बाद में उनकी डीब्रीफिंग करिए। आप बाद में उनको पूरा सच बताइए कि आप उनका ट्रस्ट जो है गेन कर सकें। ठीक है, वॉलंटरी पार्टिसिपेशन रहने दीजिए कि आप जो है जिनको इससे बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है, जो नहीं करना चाहते उन्हें ना कराएं, ऐसा इन्फोर्समेंट नहीं करें उन पे। ठीक है, सेलेक्टिंग द राइट रिसर्च मेथड, उसकी बात हो रही है कि यहाँ पे आप जो है कौन से रिसर्च मेथड कब प्रयोग करेंगे, जब आपको डिस्क्रिप्शन करना हो कि क्या हो रहा है। उसके लिए आप मोस्टली यूज़ कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन, नेचुरलिस्टिक और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यूज़ कर सकते हैं। कॉज एंड इफेक्ट अगर पता करना है कि वाई इट इज़ हैपनिंग, क्यों ऐसा हो रहा है, तो आप जो है एक्सपेरिमेंटल मेथड, लैब और फील्ड मेथड, क्वासी एक्सपेरिमेंटल मेथड, वैसी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आप देखेंगे कि प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन करने के लिए कि ऐसा कब हो रहा है, व्हेन विल इट हैपन, तो आप जो है कोरिलेशनल मेथड यूज़ कर सकते हैं कि आप जो है एक रिश्ता देखें दूसरे 2 अलग-अलग वेरिएबल्स के बीच में। उसके बाद जो है ओपिनियन और एटीट्यूड जानना है आपको, तो सर्वे या क्वेश्चनर, इंटरव्यू चीज़ें कर सकते हैं आप। और फिर जो है इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको किसी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की, एक पर्टिकुलर केस की, तो आपको केस स्टडी करनी होगी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आती है, साइकोलॉजिकल रिसर्च के लिमिटेशंस की बात होती है यहाँ पे कि हम लोग साइकोलॉजिकल रिसर्च में पहली चीज़ तो है कि ट्रू जीरो यहाँ पे नहीं होता है। मतलब वो मान लीजिए कि फिजिक्स में जो है जीरो लेंथ का मतलब हो गया कि नो लेंथ, लेकिन साइकोलॉजी में जीरो आईक्यू डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे ऐसा जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है कि ऑल स्कोर्स आर रिलेटिव नॉट एब्सोल्यूट। वो एक स्कोर दूसरे स्कोर के रिलेशन में हम लोग देख रहे होते हैं, ऐसा नहीं एब्सोल्यूट स्कोर नहीं देख रहे होते हैं। रिलेटिव नेचर यहाँ पे होता है टूल्स का। मान लीजिए कि आप जो है किसी यूएस किड्स को स्टडी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि इंडियन किड्स पे भी वही सेम चीज़ जो है लगाई जाए, नहीं ऐसा नहीं होगा। वो एक कल्चरल बायस देखने को मिलता है आपको एक टेस्ट का,
जो यूएस किड्स के लिए बनाया गया हो वो रूरल इंडियन किड्स पे अप्लाई नहीं हो सकता है। सब्जेक्टिविटी होती है यहाँ पे कि रिसर्चर के अपने बायस, अपने इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे ध्यान में रखना होता है। ऐसा जो है हम लोग सिर्फ क्वालिटेटिव डाटा, स्पेशली क्वालिटेटिव डाटा पे जब फोकस कर रहे होते हैं तब हमें सब्जेक्टिविटी पे भी ध्यान देना होता है। डाटा एनालिसिस यहाँ पे हम लोग क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव दो अलग अलग तरीक़ों से करते हैं, सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं होता है। ठीक है? क्वांटिटेटिव का मतलब होता है नंबर्स बेस्ड और क्वालिटेटिव का मतलब होता है वर्ड्स और मीनिंग बेस्ड। क्वांटिटेटिव में हम लोग स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ और मीन्स यूज़ करते हैं, जबकि क्वालिटेटिव में हम लोग जो है अलग अलग नैरेटिव एनालिसिस करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, फील्ड नोट्स देखते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे जो इंक्वायरी की साइकिल है, वो इंक्वायरी की साइकिल उसमें ये बात बोली जाती है कि आप जो है वो किसी भी साइकोलॉजिकल इंक्वायरी को ऐसे सीधी लाइन नहीं समझ सकते हैं। इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन, इट्स अ साइकिल। जिसमें क्या होगा कि आप जो है कोई भी आइडिया को लेके आप बार बार उसको बार बार अपनी थ्योरी को, हाइपोथेसिस को टेस्ट कर रहे होते हैं और ज़्यादा प्रूव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब मान लीजिए कि आपने न्यू हाइपोथेसिस बनाई, इन्वेस्टिगेशन किया, कंक्लूजन पे आए, फिर आपने न्यू हाइपोथेसिस बनाई, उससे फिर इन्वेस्टिगेशन किया, कंक्लूजन पे आए। अगर आपकी हाइपोथेसिस गलत होती है तो फिर जो है कंक्लूजन से आप जो है एक अलग हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं। तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाता है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी का। वी विल सी यू इन द फोर्थ पार्ट।